आरबीआई ने एलआईसी को 1 साल की अवधि के भीतर यानी 24 जनवरी 2025 तक एचडीएफसी बैंक में शेयर धारिता हासिल करने के लिए कहा है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 29 जैन 2024 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी करने की मंजूरी दे दी है। बैंक ने स्टॉक एजेंसी फाइलिंग के मीटिंग में इस बात का खुलासा कर दिया है। एलआईसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 साल की अवधि के भीतर यानी 24 जनवरी 2025 तक बैंक में उपरोक्त प्रमुख शेयर धारिता हासिल करने की सलाह दी है। इसके अलावा एलआईसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक में कुल हिस्सेदारी भुगतान के 9.9% से अधिक न हो। यह मंजूरी एलआईसी द्वारा आरबीआई को किए गए आवेदन के संदर्भ में दी गई है। आरबीआई द्वारा दी गई मंजूरी उनमें उल्लेखित शर्तों के अधीन है, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन, आरबीआई के मास्टर गाइडलाइंस और बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण और होल्डिंग पर 16 जनवरी 2023 के दिशा निर्देश शामिल हैं। वहीं समय समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी नियमों के प्रावधान और लागू होने वाले अन्य दिशा निर्देश, विनियम और कानून के आधार पर यह घोषणा की गई है। वहीं इस खबर के आने के बाद एलआईसी के शेयर में वृद्धि देखने को भी मिली है। तो बात उस समय की है जब भारतवर्ष की आजादी हुई थी। आजादी के बाद पूरे भारतवर्ष में 154 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, 16 नॉन इंडियन कंपनीज और 75 प्रोविडेंट फंड कंपनीज अपने कार्य को कर रही थी। उसी समय की दौर में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड मतलब एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी, जब भारत की संसद ने भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन करते हुए भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 245 से अधिक बीमा कंपनी और प्रोविडेंट सोसाइटी का एक साथ विलय कर दिया गया था, जिससे एक नए संस्थान की संस्थापना हुई जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित की जाती थी। कुछ और पीछे चलें तो पता चलता है कि एलआईसी की कोर कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जो भारतवर्ष में पहली कंपनी थी जिसने पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की शुरुआत भारतवर्ष में 1818 में की थी, जिसे विपिन दास गुप्ता के द्वारा लाया गया था। वहीं सुरेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी की संस्थापना की गई थी, जिसके बाद उसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी में विलय कर दी गई थी। वहीं बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी को 1870 में अपना नाम मिला, जो पहली बार वेस्टर्न इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देने वाली कंपनी थी। वहीं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 1 फरवरी 1884, भारत इंश्योरेंस कंपनी 1896, यूनाइटेड इंडिया 1906, नेशनल इंडिया 1906, हिंदुस्तान कोऑपरेटिव 1907, जनरल इंश्योरेंस की तरह 245 कंपनियों की विलय एलआईसी में कर दी गई थी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा सुचारू रूप से 1956 से चलाया जाने लगा। आज के सिनारियों में एलआईसी 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स, जिनका टोटल लाइफ फंड 28.3 ट्रिलियन 2019 में थी। एलआईसी के इंश्योरेंस सेक्टर में अपने वर्चस्व को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मतलब फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा 2021 में एलआईसी की आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लाने के लिए यूनियन बजट 2021 में अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें एलआईसी के 10% शेयर की आईपीओ के रूप में लॉन्च की जानी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कथनानुसार सही तरीके से एलआईसी के आईपीओ को 4 मई 2022 से 9 मई 2022 के बीच पब्लिक के लिए ऑफर कर दी गई। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज के शेयर को खरीद कर पूरी तरह गवर्नमेंट कंपनी में तब्दील कर दी गई, जिसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में शामिल कर दी गई।
तो आज के खबर के अनुसार LIC HDFC बैंक, जो भारत में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे अधिक अर्निंग वाली बैंक है, में 9.99% के हिस्सेदारी को लेने के लिए तैयार है। HDFC बैंक लिमिटेड, जो इंडिया में LPG रिफॉर्म 1991 के बाद अपने पहचान को लाया था, सन 1994 में HDFC बैंक को हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में था। इसके पहले कॉर्पोरेट कार्यालय और सैंडोज हाउस में एक पूर्ण सेवा शाखा का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। समय गुजरता गया, HDFC बैंक ने सन 2000 में टाइम्स बैंक के पोर्टफोलियो को एक्वायर कर मर्ज कर लिया। वहीं भारत के प्राइवेट सेक्टर बैंकों के इतिहास में यह एक पहला मर्जर था। समय के साथ सन 2008 में HDFC बैंक ने दूसरी विलय सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के साथ की। यह विलय 95.10 बिलियन के एक्वायरेशन से की गई थी, जो फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया में अपने इतिहास को रचा। सन 2021 में 9.99% के स्टॉक के एक्वायरेशन से HDFC बैंक ने टाटा ग्रुप की कंपनी FERBINE में अपने जगह को बनाया, जो रिटेल पेमेंट सिस्टम्स में पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटीज के रूप में कार्य करने की कोशिश कर रही थी। उसी वर्ष सितंबर 2021 में ही HDFC बैंक ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप में वीजा क्रेडिट कार्ड को भी लॉन्च किया। समय बीतता चला गया और HDFC बैंक लिमिटेड अब HDFC में विलय हो चुकी थी। यह बात 4 अप्रैल 2022 की है, जब HDFC बैंक लिमिटेड ने अपने विलय की घोषणा HDFC के साथ, जिससे सक्सेसफुली 1 जुलाई 2023 को पूरा किया गया था। अब HDFC बैंक के पास $26 बिलियन की रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम $7.7 बिलियन, नेट इनकम $5.8 बिलियन, टोटल एसेट्स $320 बिलियन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1,77,000, टोटल ब्रांच 8,344, नंबर ऑफ ATMs 19,727 और इंस्टॉल्ड POS 4,30,000 2023 के आधार पर है। तो क्या RBI का डिसीजन सही है? क्या HDFC बैंक में 9.99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी लेनी सही है? क्या PSBs को प्राइवेटाइज कर प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बनाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सही डिसीजन है? आप लोग चाहें तो जवाब कमेंट कर सकते हैं। समय की समाप्ति होती है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स।